सुनील तैयार हो जाइए। ये बताइए कि क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही ना। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है प्रेजेंट टेंस का एक प्रकार है। जैसे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ बिंदुओं को आपको सीखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन तो हम बाद में बनाएंगे, उसके लिए यहाँ आपको कुछ सीखना होगा, ठीक ना। क्या सीखना होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, ठीक ना। इसकी पहचान सीखना होगा। तो इसकी पहचान क्या होती है? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ETC शब्द आते हैं। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हुई? क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में। लोग पढ़ाने वाले या बताने वाले ये बताते हैं वाक्य के अंत में, नहीं, ये गलत है, 100% गलत है। वाक्य के अंत में आने से नहीं होगा, ठीक ना। वाक्य के अंत में आने से वह कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्रिया के अंत में आने से, ठीक ना। तो क्रिया के अंत में यहां लिख दे रहे हैं, ठीक ना। क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि इस तरह के शब्द आते हैं। एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं। ये तो इसकी पहचान हो गई। अब पहचान के बाद इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे पिछले टेंसों में पढ़े हैं ना। इसमें भी सहायक क्रिया होती है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? तो इसमें 3 तरह की सहायक क्रिया होती है, इच, एम, आर। इच, एम, आर 3 प्रकार की सहायक क्रिया होती है। इसमें से जो इच का प्रयोग है सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन करता। सर एक वचन होता है, वचन नहीं। चलिए ठीक है, एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ, ठीक। ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और जो भी एक वचन में है उन सब के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? इज का प्रयोग होगा। यह आपकी पहली सहायक क्रिया है, इज, IS, ठीक ना। एम दिया है दूसरी सहायक क्रिया। तो एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ। आई का मतलब मैं, ठीक। ये ऐसा इकलौता है जिसके साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक ना। अब यहां तो आपका एक वचन हो गया, यहां पर आपका बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर। क्या होगा? प्लूरल नंबर। तो अगर बहुवचन करता है, बहुवचन में सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा। और किसके साथ होगा? यू के साथ होगा। और किसके साथ होगा? वी के साथ होगा। और किसके साथ होगा? दे के साथ होगा, ठीक। तो आर का प्रयोग किसके साथ हुआ? एम का प्रयोग किसके साथ हुआ? इज का प्रयोग किसके साथ हुआ? ये तो कंफर्म हो गया ना।
अब इनका प्रयोग तो कन्फर्म हो गया, इसको टच करना, लेकिन कहाँ होगा, कैसे होगा, ये इम्पोर्टेंट है। आपको हमने मसाला दे दिया, तेल दे दिया, आलू दे दिया, कढ़ाई दे दिया, गैस दे दिया, नमक दे दिया, सब कुछ दे दिया गया, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कढ़ाई में पहले आलू भूनते हैं, कि तेल डालते हैं, कि पहले मसाला पकाते हैं, और कि पहले नमक पानी डालते हैं। सब्जी बना पाएंगे? नहीं ना। इसके लिए आपको स्टेप मालूम होना चाहिए कि कौन से स्टेप पे क्या करना है, होना चाहिए ना। तो उसी तरह से इसमें भी आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट भी लिखना है, हेल्पिंग वर्ब भी लिखना है, ऑब्जेक्ट भी लिखना है, तो किसको किस स्टेप पे हम लिखेंगे। तो उसका स्टेप हम यहाँ आपको लिख दे रहे हैं, जिसका नाम होगा सूत्र। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज, एम, आर। इसके बाद आपकी मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ करके लिखते हैं। ठीक, इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद होता है अदर। क्या होता है? अदर होता है। क्लियर? ये आपका फार्मूला है। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे, तीनों नहीं लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे। कौन लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, अगर सब्जेक्ट की जगह आई दिया है तो एम, और सब्जेक्ट की जगह बहुवचन है तो आर का प्रयोग। क्लियर है? यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं राधा कमरे में, राधा कमरे में भोजन पका रही है। राधा कमरे में भोजन पका रही है। ठीक है अनु, समझ में रहा है? चलिए, राधा कमरे में भोजन पका रही है। तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि यह कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस है पहले पहचान करेंगे। क्या करेंगे? पहले नंबर पर पहचान। तो पहचान करने के लिए बताइए कि हर टेंस की पहचान अलग अलग लिखाई जा रही है कि नहीं? लिखाई जा रही है ना। यहाँ पहचान करने के लिए आपको एकदम स्टार्टिंग में लिखा गया है क्रिया के अंत में। कहाँ? क्रिया के अंत में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो इसमें क्रिया कौन है, वर्ब कौन है, इसका पता लगाना है। यह वर्ब है कि यह वर्ब है, यह वर्ब है, कौन वर्ब है, कैसे पता चलेगा? नहीं चल रहा है ना। तो जब नहीं पता चल रहा है तो एक चीज ये जान लीजिए कि वर्ब हमेशा आखिरी में होती है। कहाँ होती है? वाक्य के अंत में होती है। ठीक, एक तरीका। दूसरा तरीका, इसमें से सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, ढूंढ लीजिए सब्जेक्ट कौन है। राधा है। कैसे पता चला कि राधा ही सब्जेक्ट है? तो वाक्य के अंत में लिख दीजिए कौन। क्या लिखेंगे? कौन। तरीका समझिएगा। राधा कमरे में भोजन बना रही है या पका रही है, बातें की है। तो झटके से प्रश्न करिए कौन। राधा कमरे में भोजन पका रही है, कौन? राधा। आंसर में क्या मिल रहा है? राधा मिल रहा है ना। इसका मतलब है कि जो कौन का आंसर मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक ना। तो ये राधा हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब जब सब्जेक्ट मिल गया तो राधा से पूछिए, राधा बताओ तुम कमरे में कौन सा काम कर रही हो? तो राधा क्या बताएगी? पकाने का काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? पकाने का काम कर रही है। यह पका रही है। ये आपका वर्ब हो गया ना।
वर्ब हो गया। अब पता करना है, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, अब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या पका रही है? भोजन। भोजन। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या और किसको, यह अगर लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। और अगर कौन लिखेंगे तो मिलेगा सब्जेक्ट। ये पहचान करने की चाबी है, ठीक ना। सब्जेक्ट का पता लगाना है तो कौन? राधा। सब्जेक्ट मिल गया। अब राधा कौन सा काम कर रही है? पकाने का काम कर रही है, तो वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ आपको दो मंत्र दिया जा रहा है, क्या और किसको। तो पूछिए राधा से, राधा क्या पका रही हो? भोजन। मिल गया। राधा किसको पका रही हो? भोजन को कि अंडा को? भोजन को। जो भी पका रही है, इसका प्रयोग करने से हमको ऑब्जेक्ट मिलता है। क्लियर? ऑब्जेक्ट आपका दो तरह का होता है। अगर इसमें समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ करके हम टेंस पे ही आते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्ट का हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोगों को समझा देंगे। अब हमको वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया। अब इन तीनों के अलावा जो बच गया वो क्या होगा? अदर हो गया। जैसे मान लेते हैं विवाह शादी होता है, तो उसमें कौन कौन लोग होते हैं? भाई एक तो दूल्हा होता है, दूल्हे के गार्जियन होते हैं, और तीसरे नंबर पर अगुआ होता है। और इन तीनों लोगों को छोड़ करके जो बच गया बतिहा। क्या कहेंगे? बतिहा है। कभी हम अगुआ को कहेंगे कि बतिहा है? नहीं, कहेंगे कि अगुआ साहब है, अगुआ है। लड़के के गार्जियन को अरे लड़के के पापा हैं, लड़के के भैया हैं, कहते हैं ना। और इन तीनों लोगों को छोड़ करके, लड़के को, लड़के के गार्जियन को और अगुआ को छोड़ करके जितने बच गए सब बतिहा। तो इसमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। इन तीनों को छोड़ करके जो बच गया सेंटेंस में, वह आपका अदर हो गया, बतिहा हो गया। हो गया ना। और बतिहा लोगों को कहाँ बैठाते हैं? सबसे आगे कि पीछे? एकदम पीछे, आखिरी में जाओ। सबसे आगे कौन होता है? दूल्हा, दूल्हे के गार्जियन अगुआ होते हैं ना। और बाकी लोग जाओ खितंगी में, बफर सिस्टम चल रहा है, किनारे जाओ। तो वही काम यहाँ भी करना है, ठीक ना। इसमें देखिए यहाँ पे दूल्हा बेचारू बैठे हैं पहले नंबर पर, इनके साथी बाती होंगे हेल्पिंग वर्ब, भाई सहायक हो गए ना। हेल्पिंग का मतलब क्या? सहायता करने वाले, तो इसके सहायक हो गए, ठीक। इसके बाद यह आपका वर्ब हो गया, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और जो बच गया सब आखिरी में चला गया ना। तो बताइए कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए इस क्रिया में हमको पहचान करना है, तो वर्ब का पता चल गया ना। अब वर्ब के आखिरी में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तीन तरह की सहायक क्रिया लगती है, एच, एम, आर। किसको कहाँ लगाते हैं पहले ही बता चुके हैं। हम सीधे ट्रांसलेशन पे आते हैं। किसको कब लिखेंगे, तो यहाँ फार्मूला भी बता दिया गया है। तो सबसे पहले फार्मूला में क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है ना। इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए कहाँ है? राधा। सब्जेक्ट है ना, तो राधा को आप लिख लीजिए। राधा। राधा के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तीन ठो है, तीनों में से कौन? इज का प्रयोग, क्योंकि राधा एक वचन है। क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो राधा इज लिख लिए। अब क्या लिखा है? वर्ब लिखा है। वर्ब लिखा है ना, क्रिया। तो इसमें वर्ब कौन है? पकाना। क्या है? पकाना। पकाना किसके मीन्स होता है? कुक।
कुक मीन्स पकाना। इसमें ING लगा है ना, यस सर। ING को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया, राधा इज कुकिंग। यहां तक हो गया। अब फार्मूला में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है ना, तो इसमें ढूंढिए ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट यहाँ है भोजन, तो भोजन को लिख लीजिए, फूड हो गया ना। अब इसके बाद क्या लिखा है, अदर, यानी कि दूल्हा हो गया, इसके दोस्त मित्र हो गए, उसके गार्जियन हो गए, अगुआ हो गए, और जो बच गए बरतिया सब पीछे जाएंगे ना, तो बरतिया में कौन बच गए, कमरे में अदर, यही है ना। तो अदर को हमेशा आखिरी में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। तो कमरे में का क्या होगा, द रूम, हो गया। अब ट्रांसलेशन को जरा एक सांस में पढ़िए, राधा इज कुकिंग फूड इन द रूम, बन गया। इस बीच में से कि जो हम फेविकोल लगा करके फेविकोल बोलते हैं ना, उसको चिपकाए हैं, इसको हटा दीजिए। क्या करना है, हटा सकते हैं ना, हटा दीजिए। आपका ट्रांसलेशन एकदम फ्रेश हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से बना लेंगे ना। चलिए इतना नोट करिए और एग्जाम्पल बताते हैं।